हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि आपका 15 नवंबर से सेंटअप एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और हमारे पास सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्ज़ाम का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में आएगा। तो इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक क्वेश्चन का 100% यहाँ पे सही आंसर आपको बताया जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका आंसर बताया जाएगा, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 73 04। इस पर आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और इसका पीडीएफ हम आपको क्या करेंगे कि बिल्कुल फ्री में देंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। तो वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न बनाना रहेगा। और यही पैटर्न आपका 2023 परीक्षा का भी रहेगा। 2023 बोर्ड परीक्षा में भी आपका सामाजिक विज्ञान से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, उसमें से 40 आपको बनाना है। और सेंटअप एग्जाम में भी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सेंटअप परीक्षा में जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, यहाँ से देखिए बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका योगदान सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक है बाबू। तो तृतीय क्षेत्र का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो कीमत यंत्र नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% आपको सही आंसर बताया जाएगा और ये एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आप लोग पढ़ के जाइएगा। बोर्ड परीक्षा में 100% ये लड़ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या का जीविका किस क्षेत्र पर निर्भर है। यहां पे आपको बताना है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या क्या जीविका जो है किस क्षेत्र पर निर्भर है बाबू। तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार में कृषि सबसे अधिक होता है। बिहार में 80% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बैंक का एजेंसी होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है बाबू। तो बीमे की किस्त का भुगतान करना होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहां पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति है ये सबसे अधिक है। तो गोवा की सबसे अधिक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो 1991 में लागू की गई थी। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। यानी यहां पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है, यानी सबसे पहले नंबर पे है। तो केरल का है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। अब यहां पे आपको सिंगापुर की मुद्रा बताना है। तो सिंगापुर की मुद्रा क्या है बाबू, डॉलर है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख का सृजन किया जाता है। यहां पे आपको बताना है कि किस वित्तीय संस्था द्वारा साख का सृजन किया जाता है। तो व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है। यहां पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है बाबू। तो हटले विदर्श ने कहा था। ये सभी क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है। यहां पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है बाबू। तो प्राथमिक क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है। और भारत में सबसे अधिक कृषि होता है। यहां पे देखिए भारत में कृषि से सबसे अधिक लोग जुड़े होते हैं। तो यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
100% यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का कौन ऐसा कार्यक्रम है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो मनरेगा है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, सरकार द्वारा लाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है बाबू, उदारीकरण कहलाता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा एकदम 100%, और इसका पीडीएफ और नोट्स हम आपको आंसर के साथ बिल्कुल फ्री में देंगे, और वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कहां से इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। यहां पे आपको बताना है कि जो भारत है ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 को बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना भी कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, और भारत उसी साल 1995 को इसका सदस्य बन गया था, तो ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुआ। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहां पे आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, यहाँ पे देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है बाबू, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ, और किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था बाबू, कार्बोनारी संगठन से था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। यहां पे आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिला था बाबू, तो जो यूनान था इसको स्वतंत्रता 1832 में मिला था। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई। यहां पे आपको बताना है कि जो सेडान का युद्ध हुआ था इसमें किसको पराजय मिली थी, किसको हार मिली थी, तो फ्रांस को मिली थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ। यहां पे आपको बताना है कि रूस में ड्यूमा क्या होता है बाबू, तो रूस के जो सांसद होते हैं इसे ड्यूमा कहा जाता है। और ड्यूमा का गठन कब हुआ था बाबू, 1905 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अप्रैल थीसिस था इसको किसने पेश किया था, तो लेनिन ने किया था। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। यहां पे आपको बताना है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है बाबू, तो रूस है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 26 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। यहां पे आपको बताना है कि जो कार्ल मार्क्स है इसका जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी कहां है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वियतनाम है इसकी राजधानी कहां पे है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 28 नंबर प्रश्न है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। तो बाबू जनेवा समझौता में वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पे आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, तो लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुआ था। और लाहौर अधिवेशन
फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और यही सब क्वेश्चन एकदम 100% आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि धरासन के नेतृत्व, यहां पे देखिए धरासन में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था, तो धरासन में किसके नेतृत्व में नमक, यहां पे नमक सत्याग्रह हुआ था बाबू, तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में हुआ था। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। यहां पे आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था बाबू, तो 1866 में हुआ था। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। यहां पे आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें हमें कंफ्यूजन है, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम आपको गलत आंसर नहीं बताएंगे। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और आप लोग अगर इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। यहां पे आपको बताना है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हर्बिज ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यहां पे आपको बताना है कि सीमांती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील यह प्रवृत्ति बढ़ी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की, 1929 के मंदी में सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था, तो सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था बाबू, संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था। यहां पे आपको बताना है कि न्यू डील का संबंध किससे था बाबू, तो आर्थिक नीति से था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और न्यू डील किसने लागू किया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने लागू किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। यहां पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहां हुआ। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मुद्रण कला यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसका आविष्कार कहां पे हुआ था बाबू, चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई बाबू, तो जर्मनी में हुई, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि 95 थीसिस के लेखक कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो 95 थीसिस है, इसके लेखक कौन है बाबू, तो इसके लेखक यहां पे देखिए, इसके लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर है, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में समाचार पत्र था। यहां पे आपको बताना है कि यहां पे संवाद कौमुदी किस भाषा में जो समाचार पत्र था, तो ये बंगाली भाषा में समाचार पत्र था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहां का दार्शनिक था, तो जो रूसो था ये फ्रांस का दार्शनिक था। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ, तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। और गोलघर कहां पे है, पटना में है। और किस लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर की, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो यहां पे सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया, तो एम.एन. राय ने किया। सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर यहां पे बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर की, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। अब यहां पे आपको बताना है कि जो यंग इटली है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, भारतीय संविधान
संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की, निम्न में से कौन संघ सूची में है? अब यहाँ पे देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन संघ सूची में है। तो संघ सूची में क्या होता है बाबू? तो जो राज्य के अधीन आता है वो संघ सूची में होता है। तो शिक्षा, संचार और व्यवस्था, ये तीनों किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। लेकिन जो पुलिस होती है राज्य की, किस में आती है? संघ में आती है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन हेतु सांसदों में के दोनों सदनों में कुल कितना बहुमत आवश्यक है? यहाँ पे आपको बताना है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो सांसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत का आवश्यक है बाबू? तो 2/3 बहुमतों का आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुई? यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर हुआ था। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से यहाँ पे संबंधित है। तो 73वां संशोधन है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो पंचायत समिति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे आपको बताना है कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ही आपातकाल का घोषणा किया था। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो इसका शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्हें आपको याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इसमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें से कौन सा है बाबू? तो यहाँ पे देखिए जेडीयू, अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीतिक दल यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो सॉरी, यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट पार्टी होगा। क्या होगा यहाँ पे? जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये सभी जगहों पर पाई जाती है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की, सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो सभी को पता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो महापौर होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर की, हरित क्रांति से किस राज्य के आर्थिक लाभ हुआ? यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति से किस राज्यों को लाभ हुआ था बाबू? हरियाणा को लाभ हुआ था, पंजाब को लाभ हुआ था, उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ था, यानी इनमें से सभी को लाभ हुआ था। तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ बाबू? बोलीविया में हुआ। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? यहां पे आपको बताना है कि जो माधव कुमार हैं ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो नेपाल के हैं, इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में किया गया था। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे चीनी मिल अधिक है, यह भी आपको याद रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो जो चरक थे इनका संबंध भारत से था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर की, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे स्थित है बाबू? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की, महासागरीय संसाधनों पर देश का अधिक यहाँ पे अधिपत्य कहां तक होता है? यानी कहां तक देश का क्षेत्र होता है महासागर में? तो 200 किलोमीटर तक होता है संसाधनों पर, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर की, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है बाबू? यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे 67 का आपका राइट
राइट आंसर हो जाएगा सी, नवकरणीय नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे और इसमें से जितना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 80, तो लगभग इसमें से हम 70 से 75 क्वेश्चन हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं। 5 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नया दिखेंगे। तो अमरकंटक से किस नदी का यहाँ पे उद्गम हुआ था बाबू, तो सोन का हुआ है, इसे आपको याद रखना है, सोन नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है ये आपको बताना है, तो 60% है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध बाबू किससे है, तो दूध से है, आपको बता चुके हैं कई बार। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कि रबड़ की खेती के लिए कौन सा जलवायु चाहिए, और रबड़ की खेती कहां पे होता है, तो केरल में सबसे अधिक होता है। और रबड़ की खेती के लिए कौन सा जलवायु चाहिए बाबू, तो भूमध्य रेखीय जलवायु चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर की कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसे आपको याद रखना है। अरंडी को उगाया जाता है, यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों में होता है। तो दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ होता है बाबू, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर की निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है बाबू, हेमेटाइट है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग बाबू किसके इलाज में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखे से प्रवण है, यानी कहां पे सबसे अधिक सुखाड़ पाया जाता है, तो दक्षिण बिहार में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताए हैं अधिकेंद्र कहते हैं। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जहां पे भूकंप जन्म लेता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसे सर्वाधिक यहां पे खतरनाक सुखाड़ माना जाता है बाबू, मौसमी सुखाड़ को माना जाता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की बाढ़ से हानि होती है। तो बाढ़ से हानि किसको होती है बाबू, फसलों को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है, यानी इनमें से सभी को हानि होता है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आज का यहां पे अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन सा है बाबू, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, बम विस्फोट ये मानवकृत आपदा है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव यहां पे बना चुके हैं आप, देखिए सब्जेक्टिव यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है, इसका हम क्वेश्चन जल्दी ही आपको करवाएंगे। और इसका आपको कहां पे मिलेगा क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कहां से आपको डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम। आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम दोनों में से किसी एक को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS, बस आपको इतना ही लिखना है और दोबारा आपको और कुछ नहीं लिखना है, बस आपको आस्क और CLASS, इसमें और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इसी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहां से ओपन हो जाएगा। और एक जरूरी ऐलान यहां पे देख लीजिए, बिहार बोर्ड जो डमी एडमिट कार्ड जारी किया था इसका ये अंतिम मौका है। तो अभी तक आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए इस फोटो पे क्लिक करके। और आपको क्या करना है, जब डाउनलोड हो जाता है आपका डमी एडमिट कार्ड तो उसमें अच्छी तरीके से मिला लीजिए। बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा गलती है, उसको टाइम रहते ही अपने हेडमास्टर साहब से कोई भी सुधार नहीं करा सकता है, हम भी सुधार नहीं कर सकते हैं। हेडमास्टर साहब को ये परमिशन मिला है सुधार करने के लिए, तो उनसे जाइए, उनसे बोलिए अगर गलती कोई भी आपको चीज लगता है तो उसको सुधार करवाइए अपने हेडमास्टर साहब से। तो यहां पे इस पे आपको क्लिक करके क्या करना है, यहां पे डाउनलोड कर लेना है। अब यहां पे देखिए इसका कहां से मिलेगा, तो अभी तो हम इसका सामाजिक विज्ञान का नहीं अपडेट किए, लेकिन जैसे ही अभी 5 मिनट के अंदर हम यहां पे अपडेट कर देंगे। सबसे आपको वेबसाइट में नीचे आना है और यहां पे आपको एजुकेशन दिखेगा, इसी में आपको मिलेगा। यहां पे देखिए मैट्रिक्स एंड मैथ का, यहां पे नॉन हिंदी का है और यहां पे साइंस का है, यहां पे हिंदी का है। यहां से आप लोग आके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आके यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, 5 मिनट में हम यहां पे अपडेट करेंगे। और आप लोग अपना डमी एडमिट कार्ड जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।